Fugitive businessman Vijay Mallya has said that banks have recovered over 14,000 crore rupees from him against the debt of 6,200 crore. Mallya said that विजय माल्या, यह नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, भगौड़ा, ठग और स्कैमर। लेकिन आपको पता है, जिस पे 9,000 करोड़ लेकर भागने का आरोप है, एक समय वह दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसों में शामिल होता था। यहाँ तक कि यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप्स और किंगफिशर को चलाने वाला यह बंदा उस टाइम अमीर लोगों में से एक था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि विजय माल्या को देश छोड़कर लंदन भागने पर मजबूर होना पड़ा। आज की वीडियो में मैं आपको विजय माल्या के राइज एंड फॉल स्टोरी को बताने वाली हूँ। विजय माल्या का जन्म एक संपन्न व्यवसायी परिवार में हुआ था। वे यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष विट्ठल माल्या और ललिता रमैया के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद माल्या 28 वर्ष की कम उम्र में यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। विजय माल्या ने 1986 में एयर इंडिया की एयर होस्टेस समीरा शर्मा से विवाह किया और उनके पहले बेटे सिद्धार्थ माल्या का जन्म 7 मई 1987 को हुआ। हालांकि पहली शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और तलाक के तुरंत बाद माल्या ने जून 1993 में रेखा माल्या से विवाह किया, जो उनकी वर्तमान पत्नी है। उन्होंने अपनी शादी के दौरान रेखा की बेटी लीला को गोद लिया और उनकी वर्तमान पत्नी से भी 2 बेटियां हैं, लीन और तान्या। माल्या ने अपनी स्कूल और कॉलेज के दिन कोलकाता में बिताए। वे लॉ मार्टिनियर कलकत्ता के छात्र थे, जहां उन्होंने अंतिम वर्ष में हेस्टिंग हाउस का हाउस कैप्टन नियुक्त किया गया था। जिसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1976 में बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री में ऑनर्स के साथ स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने परिवार के कारोबार में इंटर्नशिप की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद माल्या अमेरिका चले गए और होस्टेस एजी के अमेरिकी हिस्से के बतौर इंटर्न काम करने लगे थे। विजय माल्या का जन्म साधारण माता पिता के घर हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पिता की तरह शांत जीवन जीने का फैसला नहीं किया। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी और उन्हें पार करने की इच्छा थी। उनका सफर यूनाइटेड ब्रेवरीज से शुरू हुआ था, जो पहले से एक एमएनसी व्यवसाय समूह था, जिसमें 60 से ज्यादा कंपनियां शामिल थीं। जैसे ही वे व्यवसाय में शामिल हुए, उन्होंने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की और कुल कारोबार को लगभग 64% तक बढ़ाने में कामयाब रहे, जो 1998 और 1999 में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वह पहले से ही राजाओं की तरह जीवन जी रहे थे। उन्हें अच्छे समय का राजा कहा जाता था, जो अंततः किंगफिशर की टैगलाइन बन गई। वर्ष 2005 में माल्या ने अपने कारोबार में विविधता लाने के लिए अपनी नई एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में उनके पतन का कारण बनी। किंगफिशर एयरलाइन घाटे के मंच पर बना व्यवसाय था और इसके परिणाम स्वरूप इसे लॉन्च होने के बाद से ही घाटा हो रहा था। वित्तीय बोझ के उबरने के इरादे से, जो अब तक भारी पड़ने लगा था, माल्या ने विदेश यात्रा करने का फैसला किया। हालांकि नियमों के अनुसार किसी एयरलाइन कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने से पहले स्थानीय परिचालन को सफलतापूर्वक चलाने की आवश्यकता होती है। इधर माल्या ने जल्दबाजी में एक और कम लागत वाली एयरलाइन कंपनी एयर डेक्कन को अधिक कीमत देकर आग्रहित करने की योजना बनाई, लेकिन ये योजना माल्या के लिए बुरी तरह से विपरीत साबित हुई, क्योंकि बढ़ती कर्ज और 2008 और 2009 की आर्थिक मंदी ने उन्हें और भी आगे बढ़ा दिया। 2009 के अंत में किंगफिशर एयरलाइंस को पहले से ही 7,000 करोड़ रुपए की भारी राशि का भुगतान करना था, जिसका एक बड़ा हिस्सा माल्या ने 17 भारतीय बैंकों से कथित तौर पर ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड की फर्जी कंपनियों को ऋण के रूप में लिया था। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों को कम वेतन दिया और जब वे बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए तो उन्हें भुगतान भी नहीं किया। किंगफिशर एयरलाइन आखिरकार 2012 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और विमान जब्त कर लिया गया। बैंक लोन में दी गई राशि के बराबर की जमानत के आधार पर लोन देते हैं, लेकिन इन बैंकों ने विजय माल्या को ऑफिस स्टेशनरी, बोर्डिंग पास प्रिंटर, फोल्डिंग चेयर, कंप्यूटर स्क्रीन और लकड़ी की मेज जैसी चीजों को जमानत के तौर पर लोन दिया। बैंकों द्वारा चालू परिसंपत्तियों को पूंजी के तौर पर लोन देने की इच्छा ने लोन पास करने वाले बैंक अधिकारियों पर संदेह पैदा किया। इसके अलावा एसबीआई द्वारा दिए गए ऋण किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रेडमार्क और गुडविल पर दिए गए थे, जिन्हें पार्श्विक के रूप में रखा गया था। एसबीआई के चेयरमैन ओपी भट्ट इन्हें इस तरह के धोखाधड़ी वाले ऋण प्रदान करने में शामिल थे। बैंकों को इन अधिकारियों की वजह से अपना पैसा गंवाना पड़ा, जिन्होंने नियमों और विनियमों के अनुसार सभी संपार्श्विक की जांच किए बिना और प्रतिभूतियों के बिना ऋण प्रदान किए और संसाधित किए।
वे अपने वरिष्ठों के दबाव में आ गए जिन्हें विजय माल्या ने रिश्वत दी थी। इसके अलावा उन्होंने इतने बड़े ऋण को संसाधित करने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों की मदद भी ली थी। किंगफिशर एयरलाइंस और यूवी ग्रुप के नाम पर लिए गए लोन का इस्तेमाल असल मकसद के लिए नहीं किया गया। बैंकों को कभी पता ही नहीं चला कि विजय माल्या द्वारा लिए गए लोन को विदेशों में कई टैक्स हेवन में ले जाया गया। यह सब सेल कंपनियों की मदद से किया गया। माल्या ने बैंक लोन को इस सेल फॉर्मों में ट्रांसफर करवा दिया, जिन्हें इस उद्देश्य से फर्जी डायरेक्टरों के साथ स्थापित किया गया था। इन कंपनियों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और ये बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थी। लिए गए लोन उनके एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए था। सेल कंपनियों में रखे गए डायरेक्टर माल्या के आदेश के अनुसार काम कर रहे थे। पैसों को यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और दक्षिणी अफ्रीका साथ साथ अलग अलग देशों में ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा विजय माल्या ने लोन से मिले पैसे को अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फंड में करने में लगा दिया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के पास से 476 करोड़ रुपए में आईपीएल की सबसे महंगी टीम आरसीबी खरीदी। किंगफिशर एयरलाइंस के एसबीआई बैंक खाते से आईपीएल वेडर्स को करीब 77 भुगतान किए गए। उन्होंने बैंकों से उधार लिए गए पैसे से क्रिकेटरों पर जमकर पैसे खर्च किए। पहले तो यह मामला व्यापारियों के दुर्भाग्यशाली होने जैसा ही लगा, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि यह स्मार्ट मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। चूंकि हमारे भारतीय बैंक क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहे हैं, इसीलिए सिस्टम में कई खामियां हैं। विजय माल्या जैसे लोगों ने ऐसी खामियों का फायदा उठाया और आर्थिक व्यवस्था पर अपने बुरे निशान छोड़ गए हैं। भारत सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया था और इस अधिनियम के तहत विजय माल्या को देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। अब इन्हें इसी नाम से याद किया जाता है।